अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफ़ज़ाल मुस्तफ़ा। जैसा कि हमें मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और HTML फॉर्म्स के बारे में हमने कुछ एलिमेंट्स और कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सीखे थे और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पे वही हमारी जो पिछली फ़ाइल थी उसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें अगर आप देखें गौर से तो ये वो लिस्ट थी जो हमने डिफ़ाइन की थी लास्ट वीडियो में कि ये वो तमाम टैग्स हैं जो फॉर्म्स क्रिएट करते वक्त हम यूज़ करते हैं और इनमें से फॉर्म से लेकर तो यहाँ तक हमने जो है इनको डिस्कस कर लिया था। बाकी के जो रिमेनिंग टैग्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो अगर आपको इन तमाम टैग्स में या एट्रीब्यूट्स के अंदर या इन तमाम फील्ड्स में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप हमारा पिछला लेक्चर जो है HTML फॉर्म्स का पार्ट 1 वो ज़रूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए। तो हमने आज जहाँ से शुरू करना है वो है चॉइस बेस्ड नहीं, डेट एंड टाइम से। और ये इनपुट फील्ड थी बेसिकली, अगर आप देखें गौर से तो ये इनपुट टैग था और ये आगे से बेसिकली उसकी टाइप्स हैं जिन्हें हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इसमें से यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डेट एंड टाइम से शुरू करेंगे। तो हमारी पहली इनपुट फील्ड जो है वो रहने वाली है टाइम। तो चलिए आइए वापस चलते हैं हम हमारी शीट के ऊपर और यहाँ से मैं पिछला सारा जो टेक्स्ट है इसे रिमूव करता हूँ एक दफ़ा। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ पहले एक पी टैग और इस पी टैग में मैं लिखता हूँ चूज़ योर प्रेफर्ड टाइम और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे दूंगा टाइम एट्रीब्यूट इनपुट टाइप और इसकी जो टाइप है वो हम रखेंगे टाइम। जब हम इसकी जो फील्ड है वो टाइम रखेंगे तो अब बेसिकली हमारी जो विंडोज़ है, हमारा जो ब्राउज़र है उसके अंदर हमें एक टाइम पिकर जो है वो वहाँ पर मिलेगा। और अगर मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास वो ये बटन तो हमने पहले से बनाया हुआ था। ये हमारे पास एक टाइम पिकर आ चुका है। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम आवर्स, मिनट्स, AM, PM जो है ये चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इस तरह की जो इनपुट फील्ड्स हैं ये हम बनाते हैं जब हमने कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट करना हो जिसमें यूज़र जो है वो खुद डिसाइड कर सके कि वो किस अवेलेबल स्लॉट में आ सकता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से आप यूँ समझ लीजिए कि किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और डॉक्टर ने जो है वो यहाँ पर टाइम स्लॉट अवेलेबल कर रखी है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है वो मैं अवेलेबल हूँगा। तो आप इसमें से अपना प्रेफर्ड टाइम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पर, फ़र्ज़ करें मैंने सेलेक्ट किया 5 बजे, 5 बज के 20 मिनट पे और PM या AM या PM जो भी है वो हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करवा देंगे। तो हमारे फॉर्म के साथ ही हमारा जो प्रेफर्ड टाइम है ये भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद एक चीज़ इसमें ये आती है मज़ीद कि फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टाइम है इस टाइम के अंदर हम एक स्लॉट डिफाइन कर दें कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम जो है वो ये होगा, इसके दरमियान आपको टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और वो है मिन। मिन लिख के मैं जैसे ही यहाँ पर लिखूंगा, अब यहाँ पर ये मिन और मैक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने वो टाइम डिफाइन करना है जो मिनिमम टाइम हम असाइन करना चाहते हैं और उसके बाद इसी तरह से मैक्स जो है मैं ये लिख के यहाँ पर वो टाइम फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे लिखूंगा कि इस टाइम से ज़्यादा आगे का टाइम जो है वो कोई भी सिलेक्ट ना कर सके। अब चूंकि ये मिन और मैक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको ये आना चाहिए कि मिन और मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पर किस तरह से पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। फर्ज करें मैं यहाँ पे टाइम जो है वो सुबह 10 बजे का सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर शाम 5 बजे का। तो अब सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद का कोई भी टाइम यूज़र यहाँ से आके सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन ये आपका होमवर्क है कि आपने ये देखना है कि हम यहाँ पर वो टाइम किस तरह से मैंशन करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फील्ड है वो है डेट। इनपुट टाइप डेट।
जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास अब यहाँ पर देखें ये कैलेंडर आ चुका है, और इस कैलेंडर से हम डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई होटल बुकिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये फॉर्म क्रिएट करना है, तो आप जानते हैं कि पहले से रिज़र्व करवाने पड़ते हैं रूम्स वगैरह या डिफरेंट स्लॉट्स वगैरह। तो वहाँ पर उस किस्म के फॉर्म्स के अंदर हमें इस डेट टाइम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी हम ये डेट जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगेन इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट जो है वो है मिन और मैक्स का। अगेन ये आपका होमवर्क है, आपने देखना है कि यहाँ पे मिन और मैक्स का टाइम हम जो डेट है वो किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम वापस जाएं हमारी इस शीट के ऊपर, तो डेट और टाइम हमने कर लिया। अब तीसरी टाइप है टाइम डेट। अब टाइम भी हमने लगाना सीख लिया, डेट भी हमने लगानी सीख ली। ये तीसरा एट्रीब्यूट फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम डेट का। मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, ये सिखाऊंगा भी नहीं, आप ये खुद देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लगाते हैं इसके ऊपर। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा, आपको दिखा दूंगा कि इनपुट फील्ड के अंदर अगर हम जाएं तो टाइम डेट इस तरह से हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा वर्क कीजिएगा इसके ऊपर कि ये किस तरह से मेंशन किया जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम अपनी शीट में वापस जाएं तो हमारे पास बटन्स की कैटेगरी है नेक्स्ट, कि हम इस फॉर्म के अंदर बटन जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं। अब अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो हमने एक बटन जो है वो क्रिएट किया हुआ था। मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और इनपुट टाइप के अंदर डेट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब होगा ये कि यहाँ पर हमने एक बटन तो बना लिया इनपुट टाइप सबमिट करके। इनपुट टाइप सबमिट करने के बाद हमने उसकी वैल्यू असाइन की और वैल्यू के अंदर सबमिट लिख दिया, तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो बटन की वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक तरीका हमारे पास और है बटन बनाने का, और वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट टाइप रीसेट। अब ये इनपुट टाइप रीसेट क्या है, ये बेसिकली हमारे फॉर्म की तमाम वैल्यूज़ को रीसेट करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको वापस जाऊं हमारे सर्वर के ऊपर, फर्ज करें कि हमारे पास जितनी भी फील्ड्स थी, इनपुट फील्ड्स, वो हमने सारी की सारी सिलेक्ट कर ली, उनमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो ठीक नहीं है, हम सारा का सारा फॉर्म ही जो है वो रीसेट करना चाहते हैं, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते साथ ही सिंगल क्लिक के साथ हमारा सारा फॉर्म जो होगा उसकी तमाम इनपुट फील्ड्स जो है वो रीसेट हो जाएंगी और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है उस पर चली जाएंगी। इसके अंदर भी हमारे पास ये वैल्यू का एट्रीब्यूट रहता है। रीसेट ऑल दी वैल्यूज या रीसेट ऑल दी इनपुट्स। अब अगर हम सर्वर पे वापस जाएं तो देखें उस रीसेट बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम वापस जाएं हमारे फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास एक टाइप और है बटन क्रिएट करने की, और वो है बटन। हम वापस चलते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर और मैं यहाँ पर एक तीसरी इनपुट टाइप बनाता हूँ, इनपुट टाइप बटन। ये इनपुट टाइप बटन जो है ये भी वही काम करती है जो इनपुट टाइप सबमिट करता है। ये देखें, अब चूंकि हमने उसके अंदर लिखा कुछ नहीं है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे हम सबमिट बटन जब बनाते हैं तो अगर हम उसके अंदर वैल्यू असाइन ना करें तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आता है। लेकिन ये जो इनपुट टाइप बटन है ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर हम जो दूसरी HTML एलिमेंट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो CSS है वो ज़्यादा ईजीली या फ्लेक्सिबल वे में असाइन कर सकते हैं। तो ये बटन जो है इनपुट टाइप बटन, ये थोड़ी सी बेहतर समझी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो CSS के एट्रीब्यूट्स हैं वो इजीली अप्लाई होते हैं। बहरहाल अभी हम चूंकि CSS नहीं पढ़ रहे तो हम वो भी असाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर भी वैल्यू लिख के बटन ही इसका टेक्स्ट जो है वो रख देता हूँ, और अगर आप यहाँ जाएं तो ये देखिए ये हमारा बटन बन चुका है। अब ये बटन भी वही काम करेगा जो सबमिट काम करता है, लेकिन इसके अंदर हमें सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ती हैं, और इसका मेन काम आता है जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तब जाके। उसके बाद अगर हम फर्ज करें वापस जाए हमारी शीट के ऊपर, अच्छा यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड टाइप हमें नज़र आएगी। यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड टाइप के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिल रहा है इमेज के नाम से। अब ये जो इमेज है ये भी हम अगर बटन्स के अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ
इनपुट, और इसकी टाइप मैं रख देता हूँ इमेज। अब बेसिकली ये इमेज जो है ये बटन की तरह काम करेगी। आई रिपीट कि ये इमेज बटन की तरह काम करेगी, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है कुकीज़ के नाम से, सॉरी, इसके लिए पहले हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा, और सोर्स के अंदर कुकीज़ जेपीजी जो है मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम वापस जाएं हमारे सर्वर के ऊपर तो देखें ये एक इमेज तो आ गई है, लेकिन ये इमेज जो है ये क्लिकेबल है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो पेज रिफ्रेश हो रहा है हमारा। फर्ज करें मैं यहाँ से कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, अब इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फॉर्म सबमिट हो गया, और ये फॉर्म जो था ये रीसेट भी हो गया। तो बेसिकली ये इमेज भी बिल्कुल इस सबमिट बटन की तरह ही बिहेव करती है, बस ये बनी हुई एक इमेज की शक्ल में आती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो हम इस इमेज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे इसे असाइन कर देता हूँ 80 पिक्सल। जब मैं इसे 80 पिक्सल असाइन करूँगा तो अब ये स्मॉल साइज में आ जाएगी। हम इसको बटन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फॉर्म के अंदर कोई ऐसा बटन, ये सबमिट बटन जो है वो किसी इमेज की फॉर्म में हो, किसी एरो की फॉर्म में हो, तो उसकी जगह पर आप ये इमेज टाइप जो है ये यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई भी इमेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं वो यही 4 एट्रीब्यूट्स हैं। सोर्स है, विड्थ है, हाइट है, और ऑल्ट है। ऑल्ट भी इसके अंदर आप यूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले। ये ऑल्ट टैग भी आप यूज़ करेंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें तो हाइट का एट्रीब्यूट जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल ये 4 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं इमेज के अंदर जब हम इसको इनपुट फील्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा जी, मैं इन सबको यहाँ से करता हूँ कमेंट थोड़ी देर के लिए, बल्कि यहाँ से रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की जानिब। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स, मतलब स्पेशलाइज्ड टाइप्स हैं इनपुट की। अच्छा, ये स्पेलिंग इसके इनपुट टाइप की कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे पास, जिनमें से इमेज हमने देख ली, एक कलर है और एक फाइल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फाइल क्या करती है। उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ वापस हमारी शीट के ऊपर, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इनपुट टाइप फाइल। अब ये इनपुट टाइप फाइल क्या करेगी, इसकी मदद से हम हमारे जो यूआई है, हमारा जो इंटरफेस है, उसके ऊपर यूज़र को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर वो कोई फाइल अटैच करना चाहे साथ, तो वो यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर सकता है। देखें यहाँ पर हमारे पास ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आ चुका है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो विंडो है, सिलेक्ट विंडो, उसको ओपन कर देगा, और यहाँ से हम कोई भी फाइल सिलेक्ट करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम जो फाइल टाइप है उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि कौन सी फाइल अटैच हो सकती है और कौन सी फाइल अटैच नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सिलेक्ट एक्सेप्ट का, ACCE, ये एक्सेप्ट। अब इस एक्सेप्ट के अंदर हमें वो फॉर्मेट्स बताने पड़ेंगे जिन फॉर्मेट्स को हम एक्सेप्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं लिखूंगा image/jpg। अब अगर फर्ज करें, अब जब मैं इस चूज फाइल के थ्रू किसी फाइल को एक्सेप्ट करना चाहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी टाइप जो है इमेज की वो सिलेक्ट हो सकेगी। ऑडियो, वीडियो या पीएनजी या और कोई भी टाइप जो है, इवन पीडीएफ, कुछ भी सिलेक्टेबल नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फाइल टाइप जो है वो अटैच हो सकती है। आप अगर चाहें कि जेपीजी के साथ आप पीएनजी भी अलाउ करना चाहते हैं तो आप स्पेस दीजिए, यहाँ अगेन लिखिए इमेज और पीएनजी। इसी तरह से अगर आप ऑडियो फाइल अटैच करवाना चाहते हैं तो आप लिखिए audio/mp3। इसी तरह से अगर आप वीडियो भी सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखिए वीडियो, और जिस फॉर्मेट में आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे असाइन कर दीजिए। तो जो जो फॉर्मेट्स आप यहाँ पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करते जाएंगे वो तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। इनके अलावा कोई भी फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप तमाम तरह की फाइल्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करें, तो फिर यहाँ से इसको ईजिली रिमूव कर दें, और जब आप इसे रिमूव कर देंगे तो अब किसी भी तरह की फाइल जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं वापस हमारी फाइल के अंदर, और यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है कलर।
बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें यूज़र को कलर ऑप्शंस भी ऑफ़र करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई प्रिंटिंग प्रेस है, आपने कोई इमेज जो है वो प्रिंट करनी है, तो एक ख़ास कलर के लिए आप जो है वो अपने जो यूज़र है आपका, ये जो विज़िटर है, उसे ऑप्शन दे सकते हैं कि फ़लाँ फ़ाइल किस कलर में या फ़लाँ पेज किस कलर में आपने प्रिंट करवाना है, वो सिलेक्ट कर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनपुट टाइप के अंदर उसे कलर की ऑप्शन देते हैं। अब जब मैंने कलर लिख के यहाँ पे एंटर किया तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास कलर पिकर जो है वो आ चुका है, और ये किसी भी टाइप का किसी भी फॉर्मेट में हम कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं यूज़र से। वो चाहे तो यहाँ से आके RGB रेड ग्रीन ब्लू की जगह अपना ये जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकता है, HSL में या इवन जो हेक्सा डेसिमल है उसके अंदर भी। तो कोई भी फॉर्मेट और कोई भी कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके तो यहाँ से फॉर्म सबमिट कर सकता है। उसके बाद अगर हम जाएं तो इमेज हम देख चुके हैं। अच्छा, एक टाइप है हमारी हिडन के नाम से। ये आपका होमवर्क है कि ये फाइल टाइप हिडन कौन सी होती है। अगर फ़र्ज़ करें मैं हमारे इस फॉर्मेट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप हिडन, तो हमारे ब्राउज़र के ऊपर यहाँ नज़र कुछ नहीं आएगा। जब नज़र कुछ नहीं आएगा मतलब ये एक ऐसी टाइप है जो हमारी इनपुट फील्ड है, जो हमारी जो यूज़र इंटरफेस है उस पर नज़र नहीं आती। तो जब यूज़र को नज़र ही नहीं आएगी तो फिर इसका पर्पस क्या है, इस पे आप रिसर्च कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, वो अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है इनपुट टाइप को। इनपुट टाइप हमारी यहाँ से सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट कब आता है, जब हमने हमारे यूज़र को एक ड्रॉप डाउन देना हो और उस ड्रॉप डाउन के अंदर से कुछ कोई जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करवानी हो। मिसाल के तौर पे मैं इस पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ सिलेक्ट योर सिटी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन फील्ड्स को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम लेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा लाहौर, और इसके वैल्यू के अंदर मुझे यहाँ पे लाहौर स्मॉल लिखना है। ये बेसिकली जो वैल्यू है ये हमें हमारे इंटरफेस पे नज़र नहीं आती है, लेकिन जब हम ये फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो सबमिट करवाने के बाद जब डेटाबेस के ऊपर या सर्वर साइड पे हमारी ये वैल्यू जाती है, हमारा ये फॉर्म जाता है, तो वहाँ पर वो बेसिकली इस नाम से स्टोर होगा जो हमने इस वैल्यू के अंदर लिखा होगा। तो इसलिए ये यूज़र के लिए नहीं है, ये हमारी सर्वर साइड के लिए है। तो इसको हमने बेसिकली रीडेबल रखना होता है और रिमेंबरेबल भी रखना होता है कि ये किस फील्ड के लिए है। उसके बाद मैं दूसरी ऑप्शन बनाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं कराची। तीसरी ऑप्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑप्शन, और यहाँ पे इस्लामाबाद। अगेन ये जो इस्लामाबाद है इसका आई हम स्मॉल रखेंगे। तो सिलेक्ट और ऑप्शन की मदद से अगर हम देखें अब तो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जो है वो आ चुका है, और इस ड्रॉप डाउन की मदद से हम यहाँ पर सिलेक्ट करवा सकते हैं यूज़र से कोई भी फील्ड। अच्छा, अब फर्ज करें कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो पहली ऑप्शन है ये खाली आए, तो एक तरीका उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे ऑप्शन का टैग लूँ और इसको खाली छोड़ दूँ। जब मैं इसे खाली छोड़ दूँगा तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। फर्ज करें हम यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्ट योर ऑप्शन, या सेलेक्ट योर सिटी, तो अब वो इस तरह से आएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूँ, ये एग्जैक्ट वे नहीं है, ये राइट मेथड नहीं है अपनी पहली फील्ड को एम्प्टी छोड़ने का। तो ये भी आज आपका एक होमवर्क है कि अगर हमने हमारी ये जो पहली फील्ड है इसको एम्प्टी रखना हो और इसकी जगह इस तरह से कोई टेक्स्ट शो करवाना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ मैंने किया है ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये करेक्ट मेथड नहीं है।
अच्छा जी, इसीलिए मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव। अच्छा, अब फर्ज करें कि मैं ये चाहता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन हमारी ये है कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ग्रुप्स बन के आ जाएं। आई रिपीट, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसके अंदर कुछ ग्रुप्स बन के आ जाएं हमारे पास, इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज ऐसे ना आए। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स की जगह पर यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं फिजिक्स, और मैं यहाँ पर भी फिजिक्स कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर मैं करता हूँ केमिस्ट्री, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ केमिस्ट्री। उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ बायोलॉजी, और यहाँ पर भी कर देता हूँ बायोलॉजी। अच्छा जी, अब फर्ज करें कि ये हमारे पास एक इस तरह से ये ग्रुप बन गया, लेकिन मुझे ये चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये ऑप्शंस आए। यूं समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा ओपीटी ग्रुप। अब ये जो ओपीटी ग्रुप है इसको मैं यहाँ से इसका जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ से लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे करना ये है कि इस ओपीटी ग्रुप के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम, और वो है लेबल के नाम से। मैं जैसे ही इस पे लेबल क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ मेडिकल ग्रुप। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ इंजीनियरिंग ग्रुप, और यहाँ पे आके ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी इसे मैं चेंज करता हूँ मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स। उसके बाद ये जो ग्रुप है इसे मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के नाम से, और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसे मैं चेंज कर देता हूँ कंप्यूटर के नाम से। अब फर्ज करें, अब जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कुछ ग्रुप्स बन चुके हैं। आप गौर से देखें, पहला मेडिकल ग्रुप, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट, फिर इंजीनियरिंग ग्रुप उसमें 3 सब्जेक्ट, और फिर एंड पे कंप्यूटर साइंस और उसके अंदर तीन ग्रुप्स हैं। तो अब हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने इसके अंदर ग्रुपिंग कर ली है। अब ये जितनी चाहें उतनी ज़्यादा आप ग्रुपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएं हमारे इसके इस फील्ड के अंदर, तो ये 3 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिए। बटन हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये बटन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें हम इनपुट टाइप के साथ बटन क्रिएट नहीं करते, बल्कि अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ तो हम यहाँ पे बटन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम अपना बटन जो है वो इस तरह से क्रिएट करते हैं। इस तरह से। तो अभी दोबारा जाके देखें तो ये देखें हमारा ये बटन जो है ये यहाँ पे बन चुका है और ये काम भी कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं वापस अपनी इस शीट के ऊपर। अब हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स जो चीज़ें बाकी हैं उनमें एक है टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट और लेजेंड। टेक्स्ट एरिया क्या है? एक ऐसी इनपुट फील्ड जो हम अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, मतलब मल्टी लाइन इनपुट के लिए। फर्ज करें मैं यहाँ पर जाता हूँ, अक्सर आप जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर ये देखते हैं कि यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और फिर एंड पे मैसेज का एक बॉक्स आ रहा होता है। वो बेसिकली हम इसी के थ्रू क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर
अब फर्ज करें मैं सिर्फ इतना लिख के कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करता इसका। जब मैं जाऊंगा यहाँ पर हमारे सर्वर के ऊपर तो देखें अब नॉर्मल फील्ड से बड़ा टेक्स्ट एरिया जो है यहाँ पर आ चुका है और ये एक्सपेंडेबल भी है। यूज़र चाहे तो वो इसको खुद से एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन हम इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ देते हैं ये डिपेंड करता है कि एक तो हमारे ब्राउज़र के ऊपर, और दूसरा इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। वो रोज़ और कॉलम्स हम किस तरह से असाइन करते हैं इसे, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रोज़। ये देखें मैंने रोज़ लिखा और रोज़ लिख के फ़र्ज़ करें मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले से बड़े साइज़ का ये टेक्स्ट एरिया नज़र आएगा। इसमें पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, अब ये 10 रोज़ को सपोर्ट कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये ऐसा नहीं है कि जब ये इतने साइज़ का था तो इसमें आप 10 रोज़ का कंटेंट लिख नहीं सकते। कंटेंट आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली ये मतलब सारा कंटेंट इसके अंदर फिल होता जाएगा और वो नज़र भी आएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ होगा वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहूँ तो फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और यूज़ करता हूँ कॉलम का, कॉल्स। ये लिख के फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ 50। अब आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े साइज़ का मतलब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो भी फैल चुके हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं इन रोज़ और कॉल्स की मदद से। उसके बाद अब नेक्स्ट जो बेसिकली हमारे पास दो बचे हैं, ये ग्रुपिंग के अंदर यूज़ होते हैं, फील्ड सेट और लेजेंड। ये फील्ड सेट क्या है, बाज़ औक़ात हमारे फॉर्म के ऊपर मल्टीपल सेक्शंस मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपका जो पहला मतलब फॉर्म जो आपको दिया जाता है उसके ऊपर मल्टीपल सेक्शंस बने होंगे। सबसे पहले लिखा होगा योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसमें कुछ इनपुट फील्ड्स आ रही होंगी, उसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन बना होगा उसमें लिखा होगा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरे में लिखा होगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, चौथे में कुछ और लिखा होगा, पांचवें में कुछ और लिखा होगा। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये फील्ड सेट है। और फील्ड सेट के अंदर हर सेक्शन को नाम देने के लिए हम लेजेंड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे आके जल्दी से कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ इनपुट टाइप जो हैं वो यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें टेक्स्ट एरिया ये है और मैं यही मल्टीपल जो है ये क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक सेट में रखना चाहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो दूसरे सेट में रखना चाहता हूँ इनपुट्स को, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो तीसरा सेट बनाना चाहता हूँ। अभी अगर हम देखें तो ये इस तरह से आ रही हैं हमारे पास। लेकिन मैं अगर फ़र्ज़ करें इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ जाके यहाँ पर फील्ड सेट और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। अब ज़रा गौर से देखिएगा हमारा ये एक सेक्शन जो है वो ऊपर अलग हो चुका है और उसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स जो है वो आ चुकी हैं। अगर मैं इनके अंदर बी आर टैग भी अप्लाई कर दूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी आर और मैं इन तमाम बी आर्स को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मेरे पास शॉर्टकट्स भी थे इस बी आर को जल्दी से कॉपी करने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पे ये तरीका अपनाया क्योंकि आप इसी को जानते हैं। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे एमिट के अंदर। अब अगर मैं अपने सर्वर पे जाऊँ तो ये देखें एक जो पोर्शन था हमारा ये अलग हो चुका है। उसके बाद अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसी फील्ड सेट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं ये बन चुके हैं। अब मैंने हर ग्रुप को ऊपर एक नाम देना है, तो वो नाम देने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर आके लेजेंड इस तरह से। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे हल्का सा एक
कट जो है वो लग गया। अब फर्ज करें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिख देना है पर्सनल इंफॉर्मेशन और मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पर आऊँगा, इस तरह से पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर भी आके और यहाँ से इसको चेंज कर दूँगा पर्सनल से प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और यहाँ पे हम लिख देते हैं एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज बन चुकी हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। पहली पर्सनल इंफॉर्मेशन की, दूसरी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की और तीसरी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा फील्ड सेट है ये हमारी फुल विड्थ जो है ये ऑक्यूपाई करता है, हमारी जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है यूआई के ऊपर ये उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन हम सीखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे CSS के अंदर जाके। तो अब अगर हम देखें तो हमारी ये जो लिस्ट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। वो तमाम फॉर्म्स वो तमाम एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स जो हम हमारे फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, हमने बिट बाय बिट उनको स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके हर एक को बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। और अगर इसके बावजूद आपको कोई एट्रीब्यूट, कोई फील्ड या कोई सेट जो है, कोई इनपुट एट्रीब्यूट वो समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के तमाम जो कमेंट्स हैं उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम अब इन तमाम फील्ड्स को, इन तमाम इनपुट्स को यूज़ करके जो प्रैक्टिकल वर्क है मुख्तलिफ तरह के हम फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करेंगे। बिल्कुल 100% जो है वो एक प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो लेक्चर होगा नेक्स्ट, तो उसको मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Absol Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour.